तो चलिए, चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात हम करेंगे भव्यता, दिव्यता और सनातन संस्कृति की मिसाल यानी कि महाकुंभ की। तो प्रयागराज में जारी महाकुंभ में संस्कृति और परंपरा से जुड़े कई रंग बिखरे हैं। आसमान हो या जमीन, कुंभ का वैभव दोनों ओर से साफ नजर आ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था, भक्ति के अलावा कला, संस्कृति, तकनीक और रोमांच के भी रंग दिख रहे हैं। और देखिए, जाहिर है महाकुंभ का ये बदला बदला स्वरूप हजारों लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। आस्था, अध्यात्म के साथ कला और एडवेंचर गेम से जुड़ी महाकुंभ की इन तस्वीरों को देखिए, जो आस्था के इस महामेले का दिव्य स्वरूप बयां करती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों आस्था का महाकुंभ चल रहा है। रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु संगम की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयाग में सनातन संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े तमाम रंग मौजूद हैं, जो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को दर्शाते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ न सिर्फ आस्था और संस्कृति का महाकुंभ है, बल्कि यहाँ पहुँच रहे हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये रोमांच का भी महाकुंभ है। मसलन संगम की रेती पर हॉट एयर बलून से लेकर पैरामोटर और हाई स्पीड बोट राइडिंग का भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही यहाँ हेलीकॉप्टर राइड की भी व्यवस्था की गई है। कुंभ में संगम के इस हेलीकॉप्टर राइड को जॉय राइड नाम दिया गया है और जो पर्यटन विभाग है वो इसे संगम के ऊपर इस जॉय राइड को कराता है। हम इस वक्त इसी हेलीकॉप्टर में सवार हैं। जाहिर है, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये रोमांच किसी सौगात से कम नहीं है। हम लोग ने जेट स्की की है, वाटर में बहुत अच्छी थी एंड इसका प्राइस 500 है एंड मजा बहुत आया। यहाँ कुंभ मेला लगा है और यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है। ऊपर से बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था मेला। एक तरह से कुंभ का जो अच्छा अनुभव है वो आपको पैरामोटर के साथ ही लगेगा। जब आप ऊपर जाएंगे, फ्लाई करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये कुंभ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ है। यही नहीं, संगम की रेती पर श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र भी बनाया गया है, जहां महाकुंभ की पौराणिक कथा डिजिटल अंदाज में दिखाई और बताई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड 1, जिसमें सबसे पहले इस थ्रेड पर समुद्र मंथन की पूरी कहानी क्या हुआ था उसको दर्शाया गया है। अनुभूति केंद्र के जब अगले खंड में आएंगे तो आपको एक और दिलचस्प चीज नजर आएगी, वो मैं आपको करके बताती हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। ये वेव आपको नजर आ रही है, इस वेव के पास अगर आप अपना हाथ भी लेके जाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपने पानी को टच किया है। पानी को टच करने के बाद जो वेव आपको नजर आती है, वही वेव यहाँ पर नजर भी आएगी। इस जगह पर आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि सारे ग्रह आपके आसपास ही हैं। सन को यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाया गया है, सबसे बड़ा ग्रह भी है, और दिखाया गया है कि किस तरीके से ग्रहों की प्लेसमेंट के बाद कुंभ लगता है। अध्यात्म के इस महाकुंभ में कला और संस्कृति का भी संगम है। यहाँ कई ऐसे कलाकार भी पहुँचे हैं जो अपनी कला के जरिए ईश्वर की साधना कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं बिहार के दरभंगा की मोनिका, जो महाकुंभ में बंद आँखों से पेंटिंग्स बना रही हैं। ये आंखों पर पट्टी बांध रखी है, नीचे मुझे रुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में कैसे आप इसको कर पाते हैं? क्या नीचे से कुछ दिखता है क्या? सर, आपने रुई देखा, मैं इसीलिए आंखों पे पूरी रुई कवर करती हूँ कि लोगों को डाउट में से लोगों को लगता है कि कहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने रुई से पहले कवर किया है, फिर कपड़े से पूरी आंख को बंद किया। और ये त्रिनेत्रा की शक्ति है, तीसरी नेत्र को जागृत करके मैंने योग से इस चीजों को भगवान के आशीर्वाद से मुझे ये प्राप्त हुआ है और उसके बाद मैं ये चीजें कर पा रही हूँ। आस्था और कला के इस महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी झलकियां नजर आ रही हैं। देश के जाने माने कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आयोजन 26 फरवरी यानी महाकुंभ तक प्रयाग की पावन धरा पर चलता रहेगा। ये महाकुंभ कई मायनों में बेहद लाभकारी है। एक और जहां 144 साल बाद इस महाकुंभ में शुभ संयोग बने हैं, तो वहीं दूसरी ओर संगम की रेती पर आस्था, अध्यात्म, कला और एडवेंचर गेम्स का भी महाकुंभ चल रहा है।
प्रयागराज से गुंजन दीक्षित, संजय शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कल संगम की रेती पर यूपी के विकास पर मंथन होगा। कल यहां यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और खास बात यह है कि इस बैठक में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को नया विस्तार दिया जा सकता है। जी हाँ, देखिए, इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें काशी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट और विंध्याचल के धार्मिक सर्किट का प्रस्ताव खास है। साथ ही गंगा और यमुना पर पुल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार की परियोजना पर भी बैठक में फैसला लिया जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में संगम की रेती पर यूपी के विकास पर मंथन होगा। बुधवार को महाकुंभ में होने वाली योगी कैबिनेट की इस बैठक में यूपी के धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों के विस्तार पर चर्चा होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम के अलावा कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में यूपी के धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों के जोड़ने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, जिसमें 7 जिले प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर और मिर्जापुर शामिल हैं। धार्मिक क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने की मुहिम पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने जैसी होगी, चूँकि हाल फिलहाल में जो लोग महाकुंभ पहुँच रहे हैं वो महाकुंभ के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, मिर्जापुर में विंध्याचल और चित्रकूट का भी रुख कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने से इन जिलों में विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी, जिससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी समाज में कुछ परंपराएं आज भी वैसे ही निभाई जा रही हैं जैसा वो सदियों पहले निभाई जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी परंपरा है जिनमें समय के साथ बदलाव नहीं हुआ। इनमें एक परंपरा धार्मिक अनुष्ठानों में नजर आती रही है। दरअसल केरल में मंदिरों के उत्सव और गतिविधियों में हाथियों का भव्य प्रदर्शन सालों पुरानी परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। फूलों से सजाकर जुलूस निकाले जाते रहे हैं, लेकिन अब रोबोटिक गजराज इन धार्मिक शोभा यात्राओं का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। केरल के त्रिशूर में पहली बार रोबोटिक हाथी ने धार्मिक शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। केरल की सड़कों पर शान से निकली हाथी की सवारी। गाजे बाजे के साथ सैकड़ों लोग हुए जुलूस में शामिल। केरल के त्रिशूर में एक फेस्टिवल के दौरान पहले रोबोट हाथी की सवारी निकाली गई। जहां से भी ये जुलूस गुजरा, रोबोट हाथी को लोग हैरत भरी नजरों से देखते रहे। असली हाथी के जैसे दिख रहे इस रोबोट हाथी के जुलूस में इस्तेमाल का मकसद बेजुबानों को ऐसे जुलूस या त्योहार में होने वाली परेशानियों से बचाना है और इसके साथ किए जाने वाले क्रूरता को रोकना है। इस हाथी को करीब 2 साल पहले केरल के एक श्री कृष्ण मंदिर को पेटा ने दान दिया था। वजह थी अनुष्ठानों में जानवरों पर क्रूरता को रोकने का मकसद। तब से इस रोबोट हाथी ने केरल और केरल के बाहर कई त्योहारी जुलूसों में हिस्सा लिया है। ये हाथी ऑल ओवर केरला में और केरला के बाहर में भी जाके कई फेस्टिवल में प्रोसेशन के लिए अटेंड किया और सभी जन अभी ये रोल मॉडल को एक्सेप्ट करता है। पेटा की ओर से दिए गए हाथी का ये मॉडल 11 फीट लंबा है। इसका वजन 800 किलोग्राम है और ये लोहे के फ्रेम से बना हुआ है। केरल में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जीवित हाथियों का भव्य प्रदर्शन सालों पुरानी परंपरा का हिस्सा बन गया था। इस दौरान हाथियों को जंजीरों से जकड़ा जाता है, उसे फूल से सजाया जाता है और मंदिरों के उत्सव और गतिविधियों में प्रदर्शित किया जाता है।
लेकिन इस रोबोटिक हाथी के आने के बाद से लोगों की सोच और परंपरा में काफी बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए 26 जनवरी आने वाली है तो कर्तव्य पथ की रौनक देखते ही बनती है। कर्तव्य पथ पर शौर्य और शक्ति का महाकुंभ लगा है। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां इन दिनों कर्तव्य पथ पर जोर शोर से जारी हैं और भारतीय सेना परेड झांकी के अभ्यास में जुटी है। इनमें से एक है भारतीय सेना की डेयर डेविल्स टीम, जो मोटरसाइकिल पर अपने हैरत अंगेज प्रदर्शनों को लेकर जानी जाती है। और इस बार डेयर डेविल्स टीम ने 26 जनवरी समारोह से पहले अभ्यास के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है, जो खास बात है। और भारतीय सेना के सिग्नल कोर रेजिमेंट की डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स का हैरत अंगेज प्रदर्शन। 7 मोटरसाइकिल पर 40 सवारों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटी भारतीय सेना की डेयर डेविल्स टीम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय सेना के सिग्नल रेजिमेंट के डेयर डेविल्स टीम ने गणतंत्र दिवस समारोह से ठीक पहले 20 जनवरी को ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने मोटरसाइकिल्स पर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बना दिया है। विजय चौक से 7 मोटरसाइकिल पर 40 सवारों ने मानव पिरामिड बनाकर अपनी ड्रिल शुरू की। ये पिरामिड 20.4 फीट ऊंचा था। टीम ने विजय चौक से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर की दूरी को बिना किसी बाधा के पूरा किया। रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये प्रदर्शन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में दोहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल जाबाज मोटरसाइकिल सवार आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन्हें डेयर डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है। मोटरसाइकिल पर इनके तरह तरह के हैरत अंगेज स्टंट देखने वालों को हैरत से भर देते हैं। तो इस बार तो डेयर डेविल्स टीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदर्शन देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज तक दुनिया में किसी देश की मोटरसाइकिल डेयर डेविल टीम ने ऐसी डेयरिंग नहीं दिखाई। भारतीय सेना के सिग्नल कोर डेयर डेविल टीम का लंबा इतिहास है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइडर टीम है। अलग अलग मौकों पर टीम अपनी महारत का प्रदर्शन करती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने दमदार प्रदर्शन के बूते इसने ख्याति अर्जित की है। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड के इस नए रिकॉर्ड के साथ अब टीम के पास कुल 33 विश्व रिकॉर्ड हैं। इनमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य आकर्षणों में से एक होती है भारतीय सेना की डेयर डेविल टीम, जो मोटरसाइकिल पर अपने हैरत अंगेज प्रदर्शन से लोगों को हैरानगी से भर देती है। और इस बार भी महिला और पुरुष डेयर डेविल टीम कई किस्म के रिकॉर्ड प्रदर्शन करने वाली है। डेयर डेविल टीम के कैप्टन डिम्पल और कैप्टन आशीष से हमने बातचीत की और जाना कि इस बार उनकी डेयर डेविल टीम क्या क्या कमाल दिखाने वाले हैं। युद्ध के मैदान में कौशल, हौसले और अनुशासन से आता है और ऐसा ही अनुशासन और हौसला आपको दिखाई देता है जब भारतीय सेना के डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल्स पर ऐसे स्टंट्स दिखाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ उसी टीम के 2 जाबाज हैं। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कैप्टन डिम्पल और कैप्टन आशीष, जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुछ खास तैयारी कर रहे हैं। वो क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। क्या विशेष देखने को मिलेगा हमें इस बार आपकी बाइक से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। तो इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में आपको 2 विश्व कीर्तिमान बनते हुए दिखेंगे, जो कि डेयर डेविल्स टीम इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि हम बनाएं। पहला विश्व कीर्तिमान होगा मेरा ही, जिसपे मैं आई विल बी द फर्स्ट टू वुमेन ऑफिसर जो कि अपने राष्ट्रपति को सैल्यूट करेगी एक 12 फीट की लैडर के ऊपर। तो कितनी तैयारी आप कितने वक्त से कर रही हैं? आपको विश्वास नहीं होगा, बट पिछले 1 साल से मैं इस चीज की तैयारी कर रही हूँ कि इस विश्व रिकॉर्ड को मैं बना पाऊँ और फाइनली अपने राष्ट्रपति के सामने ये अपना विश्व रिकॉर्ड बना पाऊँ। और आपके आत्मविश्वास को देख के हमें पूरा भरोसा है कि रिकॉर्ड आप जरूर बनाने वाली हैं। कैप्टन आशीष हमारे साथ हैं। कैप्टन आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत ही अलग फॉर्म है वेलर का,
तो क्या जाता है इसमें, क्या स्पिरिट होती है जो आपको इंस्पायर करती है इस तरह के स्टंट्स के? मुझे अपनी टीम के साथ 3 साल हो चुके हैं इस टीम को लीड करते हुए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डेयर डेविल्स को बहुत ज़्यादा फेयरलेस होने की ज़रूरत है। एक फेयरलेसनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम अपने सारे स्टंट बखूबी कर पाते हैं और पूरे देश और पूरे दुनिया को हम दिखा पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कितने बाइकर्स की टीम होगी अगर हम कुल मिलाकर बात करें इस बार? इस बार टोटल हमारे पास 135 बाइकर्स हैं और हमारे पास 35 मोटरसाइकिल्स हैं जो इस पूरी परेड में भाग लेने वाली हैं। कौन कौन से फॉर्मेशंस होते हैं, उनके कुछ नाम हैं, कुछ खास जो आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा विद द सेंडिंग सैल्यूट ऑन द बुलेट विच विल बी डन बाय द टीम कैप्टन आशीष राणा। उसके बाद में हमारा बुलेट सैल्यूट विच इज ए विली सैल्यूट होगा जो कि पहली बार कर्तव्य पथ पे किया जाएगा। उसके अलावा लोटस फॉर्मेशन, अपने नेशनल फ्लावर्स को देखकर अपने लोटस फॉर्मेशन इज देयर और मेरा सैल्यूट इज देयर। उसके अलावा हमारा पीक फॉर्मेशन जिसमें हम दिखा रहे हैं सिग्नल कोर को, अपने इंडियन आर्मी को और अपने नेशन को। कैप्टन आशीष, कोई रिकॉर्ड आप भी अटेम्प्ट कर रहे हैं? जी, अभी हमने टीम ने एक द्रास में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हमने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करी थी 10,800 फीट पे हाई एल्टीट्यूड में। उसके बाद से अभी मेरा पूरा ध्यान है कि मेरे टीम के बाकी मेंबर्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो हम इस बार ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के एक छाप छोड़ जाएं इस बार की परेड में। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम भी यही चाहेंगे कि आप नए नए कीर्तिमान बनाते रहें, क्योंकि भारत की जो सेना है उसमें सिग्नल्स बहुत ही अहम रोल निभाता है। तीव्र और चौकस होने के साथ साथ साहस और फियरलेसनेस, ये इन डेयर डेविल्स की पहचान है और पूरे हिंदुस्तान को आप पर नाज है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली। गणतंत्र दिवस में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा रिहर्सल फुल ऑन चालू है। जोश और जज्बे से भरपूर भारतीय सेना के जवान कर्तव्य पथ पर लगातार अभ्यास में जुटे हैं। हर दिन ये जवान घंटों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी की परेड में इनकी कदम ताल हर भारतीय को जोश से भर दे। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड पूरी देश और दुनिया के लिए एक अलग तरह का अनुभव होता है और इसकी तैयारी कई महीनों से की जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग मार्चिंग कंटिंजेंट हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं जो कर्तव्य पथ पर लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हर दिन 7 से 8 घंटे का कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि जब 26 जनवरी के दिन ये कर्तव्य पथ पर कदम ताल करें तो कोई चूक ना हो और हर भारतवासी इन्हें देखकर भारत माता की जय के नारे लगाए और उसे गर्व हो कि हमारी भारतीय सेना इतनी अनुशासित है, जोशीली है और वीर है, शौर्य और साहस से भरी हुई है। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ साहब हैं। ये बताइएगा कि आप लोग जाट रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या खासियत है आपके कंटिंजेंट की और किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? हम पिछले 4 महीने से जाट सेंटर बरेली के अंदर तैयारी कर रहे हैं और अभी यहाँ से 8 दिसंबर से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है हमारे अंदर और एक अच्छा जोश है। जाट का जो जोश होता है वो बहुत अच्छा एक जोश है, बहुत अच्छी तैयारी है हमें। कई अलग अलग रेजिमेंट हैं, क्या आपस में भी आप लोगों को ये होता है प्रतियोगिता वाली एक फीलिंग है? जी, प्रतियोगिता की फीलिंग रहती है और हम आपस में प्रतियोगिता भी करते हैं। जी, तो किस तरह से आप लोग अभ्यास करें, हम देखना चाहेंगे कैसे आप लोग कदम ताल करेंगे, आपका क्या उद्घोष होता है उस वक्त, वो सब हम जानना चाहेंगे। जी, अभी करवा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कठिन परिश्रम यहाँ पर चलता है और आपको इसका एक नमूना यहाँ पर दिखाया जाएगा जब ये ड्रिल उस्ताद अपने कंटिंजेंट को कमांड देंगे और ये एक लय में कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे।
जोश और ये बिल्कुल दिखाते हैं कि भारतीय सीमाओं पर हमारे जवान जाते हैं तो दुश्मन थर थर कांप उठता है। भारत माता की जय के घोषों के साथ ये लगातार यूं ही अभ्यास कर रहे हैं, हर भारतवासी का गर्व सर से ऊंचा कर रहे हैं। पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली। और गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ भारत के शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनेगा। भारतीय सेना के अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर T-90 टैंक, नाग मिसाइल के साथ ही स्वदेशी तकनीक से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। माना जा रहा है कि सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस डील फाइनल हो सकती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के शक्ति प्रदर्शन का एक अहम हिस्सा उसके हथियार और आधुनिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं और ब्रह्मोस एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और अब इसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। फिलीपींस ने भारत से ये मिसाइल ली है और अब बहुत जल्द इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए सौदा होने वाला है। और खास इसलिए है इस साल का गणतंत्र दिवस क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब यहां पर होंगे, हो सकता है तब और बातचीत हो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। अगर इस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अब इसके तीनों वर्जन्स बन गए हैं। भारतीय सेना के पास है, भारतीय नौसेना के पास है और भारतीय वायुसेना के पास, यानी लैंड बेस्ड, सी बेस्ड और अब फाइटर्स के जरिए भी इस ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत जल्द इसे फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया के लिए भी बनाया जाएगा। साथ ही इसकी जो रेंज है वो लगातार बढ़ रही है। इसकी शुरुआत के वक्त से अब तक 300, 450 और अब जो नए जेनरेशन की ब्रह्मोस बनाई जा रही है उसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक है। तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सशक्त सेनाओं का गर्व है और जब गणतंत्र दिवस पर ब्रह्मोस इस मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर के साथ अपना बल दिखाएगी तो सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया भी इसे एकटक देखती रह जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली। तो भाई, दिल्ली में चुनावों का माहौल है, ऐसे में चटपटा जायकेदार खाना और उसपे चटपटी चुनावी चर्चा लेके क्या आई हैं आज आप? मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। मेन्यू आपको क्या खाना ये बताइए। फिलहाल तो ये आपकी मुंबई वाला वड़ा पाव है। ये मुंबई वाला वड़ा पाव नहीं है। इस बार मैं दिल्ली वाला नहीं है। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ वहाँ की डिश है ना, इसलिए आप तो टेस्ट करके मैं टेस्ट करके आई हूँ। एक्चुअल खैर चलो, वहाँ यहाँ उसकी रेसिपी नहीं करते। दिल्ली की कौन सी खास बात है जो जिसको खाते खाते चर्चा होनी चाहिए चुनावों की? दिल्ली की तो बहुत सारी है। मोमोज, बहुत चीजें हैं, बहुत सारी हैं। छोले भटूरे हैं, छोले कुलचे हैं और एक अलग तरीके का सैंडविच भी बनता है जिसमें चटनी होती है, वो दिल्ली वाली स्पेशल चटनी होती है। ओहो, ये कहाँ मिलता है? हमने नहीं खाया है। पुरानी दिल्ली में मिलता है। मैं पुरानी दिल्ली वाली लवर हूँ और वो मिलता है, कड़ी चावल मिलते हैं, राजमा चावल मिलते हैं, बहुत कुछ है, बहुत चर्चा कर सकते हो। क्या बात। भटूरे चने तो आई कैन काउंट, है ना? क्यों? देखिए, जितनी चीजों का नाम उसने अभी गिनाया ना, ये वैसे देखिए पूरे साल आपको खाने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर सर्दियों में चूंकि हम बैठ के बात करें तो मैं हर तरह के पराठे का नाम ले सकती हूँ कि गर्मा गर्म स्टफ्ड पराठे हर तरह के विद सफेद मक्खन। वो भी दिल्ली में गर्मी में भी मिलते हैं। नहीं, वो नोएडा में भी मिलते हैं किसी के घर में। अभी सर्दियों में अगर मन करेगा तो आप पराठे की बात करेंगे जो आप घर में भी बनाएंगे। आप लोगों को मेरे हाथ के पराठे खाने चाहिए। वंस यू शुड ट्राई विद व्हाइट मक्खन। बट आज क्या है मेन्यू? सर्दी के मौसम वैसे गाजर का हलवा भी बहुत हिट रहता है। गजरेला। आज कुछ नहीं, आज आपको राम लड्डू का स्वाद चखाते हैं। चटपटे स्वादिष्ट राम लड्डू। और देखिए कैसे सेंट्रल मार्केट के ये राम लड्डू आजकल सियासी अड्डा बने हुए, क्योंकि चुनावी चर्चा, चटपटी चुनावी चर्चा यहाँ हो रही है। जो चुनावी पारा है दिल्ली में वो लगातार ऊपर जा रहा है और इसी बढ़ते हुए चुनावी पारे के बीच में और ठंड के बीच में हम आपको लेकर आ गए हैं लाजपत नगर में राम लड्डू वाले के यहाँ पर। राम लड्डू आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से बातचीत भी होगी चुनाव की और चुनाव में दिल्ली वाले किस तरफ अपनी प्लेट लेकर जा रहे हैं, अपना आशीर्वाद किसे दे रहे हैं। ये दुकान है लाजपत नगर में
राम लड्डू इनका नाम है, और सिर्फ नाम ही नहीं, यहाँ पर राम लड्डू ही मुख्य रूप से बिकते हैं। और इसको बेचने वाले राम बाबू जी, उनकी कहानी ये है कि उन्होंने जब इसकी शुरुआत की थी 1982 में, तो सर पे टोकरी में राम लड्डू लेकर घूमते थे और बेचते थे संसद के बाहर। वहां से धीमे धीमे उनकी बिक्री बढ़ी, कहानी आगे बढ़ी और अब ये परमानेंट दुकान यहाँ पर है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। राम लड्डू हाथ में है, आहा, दिखने में तो बड़ा ही टेस्टी है। देखिए, हरी चटनी, लाल चटनी, उसके ऊपर मूली का लच्छा। लाजपत पहले भी कई बार आया, लेकिन ये लड्डू नहीं आया। अब लगता है गलती की थी। जब भी आइएगा इस राम लड्डू का टेस्ट जरूर लीजिएगा, नहीं लेंगे तो आप कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। दिल्ली में ठंड ज्यादा है या फिर चुनावी गर्मी ज्यादा है? नहीं, दोनों चीज सही है। कैसे हुई थी? ये तो सेक्रेटरिएट पे लगाया मैंने, शुरू में सर पे बेचा था और उस टाइम पे स्टोव भी नहीं थे, गैस भी नहीं थी, तो सिलबट्टे से दाल पीसते थे। जब आपने शुरू किया था तब क्या रेट था? उस टाइम पे तो 10 पैसे का एक था। 10 पैसे का एक? 1 रुपए के 10। अरे वाह, 1 रुपए के 10। आज क्या रेट हो गया? आज तो 10 रुपए का एक। चुनाव आ गए हैं, बहुत करीब ही है, लगभग फरवरी में होने हैं। किस तरफ आपको हवा लग रही है? बीजेपी में लग रही है, बीजेपी जाएगी। हमारे लिए महंगाई है, जो महंगाई रेट बढ़ रही है, 5% से ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। शराब घोटाला नहीं हुआ? अरे घोटाला हुआ है, घोटाला तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर, और कौन नहीं कर रहे हैं? कौन नहीं कर रहा? बीजेपी के क्या नेता नहीं कर रहे? इस तरह से किसी को आप जेल भेजना इलेक्शन टाइम में, खास किसी नेता को, आप मानते सही नहीं होता? नहीं, वो सही नहीं होता। इलेक्शन फेयर होना चाहिए, इलेक्शन फेयर, ओपोजिशन में कंपटीशन सेम होना चाहिए, जब तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। नहीं, स्कैम तो था ही। स्कैम था, बिल्कुल था। एक के साथ एक फ्री 50% डिस्काउंट। इसका क्या चीज, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो कुछ हुआ है। कैसा स्वाद है? टेस्टी है। आप लोगों से बात नहीं चल, अब तक चख नहीं पाया, लेकिन चख लूंगा। मेरे हिसाब से तो नहीं है ठीक। जेल नहीं भेजना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले अपोनेंट को जेल भेज दोगे तो मतलब कंपटीशन ही क्या रह जाएगा, क्योंकि नाम खराब होता है ना। किसका? केजरीवाल का, क्योंकि उनकी, मेरे को लगता है कि फेस वैल्यू उनकी दिल्ली में अच्छी है। तमाम लोग हैं, तमाम तरह की राय हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या इलेक्शन टाइम पे नेताओं को जेल भेज देना ठीक बात है, और क्या ये मुद्दा इस बार दिल्ली में बड़ा रहेगा। हालांकि नतीजे क्या होंगे, ये इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार दिल्ली वालों को और हम सबको करना ही होगा। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और चुनावी मौसम के बाद अब बारी सर्द मौसम की है। जी हां, हालांकि राजधानी में चुनावी पारा चढ़ने के साथ ही इन दिनों मौसम का पारा बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर में पिछले 3-4 दिन से ही सुबह धूप खिली हुई है, जिससे तापमान थोड़ा बढ़ा है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये सूरत आगे बदल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी से धूप की जगह कोहरा और ठंड फिर से लौट सकता है। सर्दी के मौसम में इन दिनों जहां दिल्ली एनसीआर में सुबह और रात सर्दी अपने होने का एहसास दिला रही है, तो वहीं बीते 3 दिनों से तेज धूप निकल जाने से तापमान लगातार बढ़ भी रहा है। बेशक मौसम का ये सूरत हाल जनवरी में ही लोगों को मार्च महसूस करा रहा है, मगर ठहरिए, दिल्ली एनसीआर से सर्दी विदा नहीं हुई है, बल्कि अब सर्दी का यू टर्न होगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ आज रात से सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 22 जनवरी और 23 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही दिन शाम से तेज धूल भरी हवाएं चलेंगी। इसके बाद नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। बारिश हल्की होगी, लेकिन देर तक होने की वजह से तापमान में गिरावट आ जाएगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। मतलब ये कि धूप निकलने से जहां दिल्ली एनसीआर में गर्माहट महसूस की जा रही है, ऐसे में मौसम विभाग की माने तो ये सूरत आगे बदल सकती है। कोहरा और ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बढ़ते तापमान के फिर से कम होने के आसार हैं। आने वाले कुछ दिनों कोहरे के साथ आंधी बारिश का अलर्ट है। 22 जनवरी को घने कोहरे का येलो अलर्ट है।
ये येलो अलर्ट रात, शाम और सुबह के लिए जारी है। 23 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद फिर से जबरदस्त ठंड हो सकती है। 24, 25, 26 को दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के तापमान में 4 से 7 डिग्री की गिरावट हो सकती है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के आसमान में अगले 2 दिन तक बादल छाए रहने का अनुमान है। ऐसे में 26 जनवरी तक तापमान में गिरावट रहने के संकेत दिए जा रहे हैं। अगर मौसम का ये पूर्वानुमान सटीक बैठता है तो एक बार फिर सर्दी यू टर्न लेते हुए ठिठुरन बढ़ाएगी और लोगों को धूप के दर्शन के लिए फिर लंबा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे आजकल मैदानी इलाकों खासकर कर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा वाला मौसम है जिसको हम कहते हैं कि गुनगुनी मीठी मीठी सी सर्दी आजकल हो रही है। लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो दिल्ली वालों को थोड़ा सा डरा रही है, क्योंकि पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी स्नोफॉल होगी, जिसका असर जाहिर सी बात है कि दिल्ली एनसीआर पर और मैदानी इलाकों पर होगा, यानी कि ठंड बढ़ेगी। तो देखिए, स्नोफॉल की तस्वीरें देखने के लिए कहीं मत जाइए, पीछे देख लीजिए स्नोफॉल हो रहा है। तो पहाड़ों की रंगत कैसी है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पहाड़ों पर बर्फबारी का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पहाड़ पहले से ही बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। यहाँ जहाँ भी नजर जाए वहाँ तक सिर्फ बर्फ का ही संसार नजर आता है। खूबसूरत पहाड़ों के शानदार नजारों के बीच बर्फबारी का ये नया दौर सैलानियों के लिए तोहफा से कम नहीं है। अपने होटल्स के कमरे छोड़ यहाँ सैलानी खुले में स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक घाटी में रुक रुक कर बर्फबारी होने की भविष्यवाणी की है, जो एकदम सटीक साबित हो रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानियों को आने जाने में कोई तकलीफ न हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से मुस्तैद है। सड़कों से बर्फ हटाने के साथ ही रास्तों को साफ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तरह ही उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी मौसम बदल रहा है। औली में ताजा बर्फबारी की आस में सैकड़ों सैलानी पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां पहले ही जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। ठंडी हवाओं के बीच औली में बर्फ से लदे पहाड़ों का नजारा प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को और भी निखार दे रहा है। औली में एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है। देख सकते हैं ऊंची पहाड़ी चोटियों पर जो ऊंचाई वाली जगह है वहां पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं औली के आसमान में इस समय काले बादलों का डेरा है। जहां मौसम ने करवट बदली वहीं औली में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पे स्नोफॉल देखने के लिए औली पहुंच रहे हैं, क्योंकि लाइव स्नोफॉल देखना हर पर्यटक का सपना होता है। हर किसी को लाइव स्नोफॉल देखने में आनंद आता है। ऐसे में इस बार औली पहले ही बर्फ से लकदक है। टूरिस्ट आ रहे हैं, जमकर बर्फ का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब जो लाइव स्नोफॉल के कारण यहाँ आ रहे हैं वो मौसम के बदलते ही औली पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। औली की खूबसूरत वादियों का दीदार करने देश भर से हजारों सैलानी यहाँ रुक कर रहे हैं। एडवेंचर एक्टिविटी के शौकीन लोगों के लिए यहाँ की वादियाँ किसी वरदान से कम नहीं है। स्नो ट्रैकिंग हो, स्कीइंग हो या फिर ट्यूब राइडिंग, यहाँ सैलानी मस्ती का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत ही अच्छा व्यू है इधर का। बहुत ही ज्यादा हम वीडियोस निकालेंगे, रील्स वील्स और बहुत ज्यादा। और एंजॉयमेंट तो पूछो ही मत। पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ सिर्फ घर में फ्रिज में देखा था, अभी देख रहे हैं इंडिया का स्विट्जरलैंड होली। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। बर्फ की आगोश में पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार हर किसी को दीवाना बना देने के लिए काफी है। औली में पर्यटक चेयर लिफ्ट के जरिए भी पहाड़ों के दिलकश नजारों का दीदार कर सकते हैं। बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के ऊपर से जब ये चेयर लिफ्ट हवा में तैरती है तो वहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, पहले ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ लड़के होते हैं वो कार और बाइक्स के शौकीन होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि लड़कियां जो है वो भी बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। ज्यादा शौकीन हो गए हैं। अच्छा, हाँ, आपको किस तरह की गाड़ियां पसंद है? मुझे स्पोर्ट्स कार पसंद है, या फिर वो SUV होनी चाहिए, उस तरह की। That's nice. Nice. Even I like sports car. Sports cars. कोई स्पेसिफिकेशन बताइए? खास मुझे ज्यादा नॉलेज गाड़ियों की नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को थार ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे कुछ बोल नहीं पा रही। देखने में गाड़ियां खूबसूरत लगती है। देखिए, मुझे लगता है कि आजकल ना EVs का चलन बहुत हो गया है और आई थिंक गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, उसके अपने रीजंस है, लेकिन मुझे ना डिजाइन एज इफ नाउ अभी जो EVs के डिजाइन इंडिया में आ रहे हैं वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। जो फॉरेन में लॉन्च किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ऑटो एक्सपो चूंकि चल रहा है इसलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में लगे सबसे बड़े ऑटो एक्सपो में हम आपको लिए चलेंगे और यहाँ पर एक से बढ़कर एक गाड़ियां जो है वो लॉन्च हो रही है। बिल्कुल, देखिए कई तरह की लग्जरी EV कार्स भी लॉन्च की गई है। हमारे रिपोर्टर मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए। इस बार एक्सपो में BMW अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार के साथ आई है, iX1 LWB इसका नाम है। और पहले से जो BMW की इलेक्ट्रिक कार्स हैं उन कारों से ये रेंज के मामले में और चार्जिंग के मामले में काफी बेहतर साउंड करती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि ये जो कार इस बार इस एक्सपो में BMW ने लॉन्च की है, ये 573 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। पहले जो कारें थी BMW की इलेक्ट्रिक, उनमें इतनी रेंज नहीं मिलती थी और रेंज इलेक्ट्रिक कार में एक बड़ा मुद्दा है, उस पर काफी फोकस BMW कम से कम करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप इसे अपने जो घर के चार्जिंग पॉइंट हैं, जैसे 11 किलोवाट के चार्जर से अगर उसको आप चार्ज करते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे इसको चार्जिंग में लगते हैं, लेकिन अगर आप 50 kW के चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो लगभग 1.5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि रेंज जो कि अब तक बाकी कार्स में कम थी, वो रेंज काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। 573 किलोमीटर तक ये गाड़ी एक बार चार्ज होने पर जा सकती है। एक और खास बात है, अगर आप यही गाड़ी BMW iX1 LWB का पेट्रोल या डीजल वेरिएंट लेते हैं तो उसकी कीमत लगभग आपको पड़ेगी 53 लाख 54 लाख के आसपास। लेकिन जब आप इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लेते हैं तो ये आपको 49,90,000 के आसपास पड़ेगा। मतलब अभी तक कारों को लेकर जो बात कही जाती है कि किसी भी कार का पेट्रोल और डीजल वर्जन इलेक्ट्रिक वर्जन से काफी कम दाम में मिलता है, इलेक्ट्रिक वर्जन महंगा होता है, लेकिन ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको इसके लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये भी एक खास बात है। अचानक से इस कंपनी की कार्स ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। इस बार ऑटो एक्सपो में यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए कि आप सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ आपको BYD में ही दिखाई पड़ेगी। लोगों में ऐसा क्रेज है इस कार को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये कार ग्लोबल मार्केट में छाई हुई है। हालांकि इंडिया में अभी इसके बहुत ज्यादा वेरिएंट नहीं आए हैं, लेकिन इस बार ये इस BYD C-Loin 7 को लेकर आए हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कार है और इसी को देखने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगी। इलेक्ट्रिक कार है ये, तो ऐसे में इसकी रेंज को लेकर, इसकी प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही, चर्चा में है। ये लगभग 567 किलोमीटर की रेंज ये देती है। एक बार से आप चार्ज कर देते हैं तो ये लगभग 567 किलोमीटर तक जाएगी। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जो कि लगभग 542 किलोमीटर तक जाता है। रेट की इसकी हम बात करें तो रेट अभी इसका रेट फिलहाल रिवील नहीं किया गया है। मार्च में ये प्लान किया जा रहा है कि इसका रेट रिवील किया जाएगा, लेकिन जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि लगभग 60 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो हो सकती है। तो BYD इंडिया में भी तेजी से पांव पसार रही है। हालांकि बहुत ज्यादा इसकी जो गाड़ियां अभी तक इंडिया में देखी नहीं गई हैं, लेकिन जो भी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हुई हैं उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है और इसी उम्मीद के साथ BYD यहाँ पहुँचा है। और उम्मीद इसको भी यही कि इसकी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन
एक अच्छी बात यह है कि इस बार एक्सपो के बाद से मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। कैमरामैन शगुन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। बात दो अनोखी बारात की कर लेते हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक दूल्हे की बारात चर्चा का विषय बन गई है। इस बारात में दूल्हा तो घोड़े पर सवार था ही, उसके साथ चलने वाले 100 बाराती भी घोड़े पर ही सवार थे। ये बारात सुरेंद्र नगर के खेरडी गांव से चोटीला तक गई। वहीं राजस्थान के पाली जिले में बैलगाड़ी पर निकली एक बारात की भी खूब चर्चा हो रही है। इस बारात में सभी बाराती भी बैलगाड़ियों पर ही सवार थे। बारात में शामिल बैलों और बैलगाड़ियों को रंगों से सजाया गया था। इस बारात में राजस्थानी संस्कृति की झलक भी दिख रही थी। इस बारात के जरिए शादी समारोह में सादगी और पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया गया। देखिए, जिंदगी को लेकर यूं तो कई बातें कही गई हैं, लेकिन ये 2 लाइनें आपके लिए कि कब तलक यूं धूप छांव का तमाशा देखना, धूप में फिरना और घने पेड़ों का साया देखना। तो इस लाइन को थोड़ा और बढ़ाते हैं। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। देखिए, ये जिंदगी भी ना धूप और छांव जैसी है, जिसमें जीवन वो गांव है जहां सुख दुख दोनों बसते हैं। क्या बात है भाई, हमारी और आपकी जिंदगी में गुड न्यूज टुडे भी गांव जैसा ही है ना, जहां अच्छी और पॉजिटिव खबरें आपको हर दिन मिलती हैं। तो बस अभी के लिए चाय पर चर्चा में इतना ही। कल अच्छी एंड पॉजिटिव खबरें और अच्छी वाली चाय साथ बैठ के पी।